आसिफ, जो आप लोगों का व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बना हुआ ना, उसमें भी इन्फॉर्म कर दें कि ये जो ईमेल आईडी पे लिंक भेजा है ना, इससे कनेक्ट करें। यस सर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये आप लोगों का अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो उसमें लिंक दे दें ताकि लोग ज्वाइन कर लें। यस सर, दे दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी क्लास में अरबी कौन है? सर मैं आया हूँ, उमर शाहिद। सही। चलें जी, होपफुली स्लाइड्स आपके सामने विजिबल होंगी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने नोज़ल और डिफ्यूज़र को जो है वो डिस्कस किया था। सो आई होप सो कि नोज़ल और डिफ्यूज़र से रिलेटेड जो एंड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको कोई इशू वगैरह नहीं होगा। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन होते हैं एंड पे। अगर एक्सरसाइज में हम जाएं तो एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो उनमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नोज़ल या डिफ्यूज़र से रिलेटेड कौन से न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस बुक की एक अच्छी बात ये है कि इसमें न्यूमेरिकल जो हैं वो टॉपिक वाइज हैं। ऊपर टॉप पे हेडिंग दी होती है और देन कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो उसमें डिवीजन बहुत इजीली है, बड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमने कौन सा जो न्यूमेरिकल है उसको करना है या कौन सा नहीं करना। ठीक है, तो ब्लाइंडली हमारे पास एक्सरसाइज नहीं है, एक यूनिफॉर्म वे में जो ऑथर है उसने एक्सरसाइज को खुद से डिवाइड किया हुआ। ठीक है जी। सो उम्मीद है कि नोज़ल और डिफ्यूज़र से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें थी वो सारी क्लियर हो चुकी। अब जो है वो टरबाइन को और कंप्रेसर को आज डिस्कस करते हैं। अभी आपके सामने जो स्लाइड है उसमें हेडिंग भी यही है कि टरबाइन एंड कंप्रेसर्स। ठीक है, और इसको टेक्निकल डिटेल में जाने से पहले माइट भी आप लोगों को भी आइडिया हो कि टरबाइन और कंप्रेसर क्या होते हैं। तो वैसे क्या चीज़ें होती हैं, फिर डेफिनेट सी बात है हम भी इनको स्टडी करेंगे कि क्या होता है। सो आपके क्या कमेंट्स हैं ये टरबाइन और कंप्रेसर के बारे में? सर टरबाइन होते हैं सर टरबाइन यूजली सर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के अंदर से यूज होता है, हाइड्रो पावर के अंदर से यूज होता है ये। ठीक है, यहाँ ठीक पे है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डैम्स वगैरह के अंदर से यूज होता है ये। ठीक है, ठीक है। और जी कोई? जो सर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये बेसिकली सर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। चलें, मैं आप लोगों के कमेंट्स को समराइज़ थोड़ा करता हूँ, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपने डिस्कस की। अब होता ही है कि एक कमेंट आया कि ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चीज़ हमें देती है वो जनरेटर होता है। ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब कुछ ने इस पे कमेंट किया कि ये शायद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो सेटअप है उसके अंदर भी यूज़ होती है। तो ये बिल्कुल यूज़ होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये यूज़ किस फॉर्म में होती है। अगर राइट साइड पे देखें तो आपके पास टरबाइन की जो है ना वो शेप आपको बनी हुई नज़र आ रही।
और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे टरबाइन के आगाज़ में ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाइक अ फ़ैन होता है और ठीक है उसके ब्लेड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं। अब इन ब्लेड्स के ऊपर कोई भी चीज़ आके हिट कर सकती है। फॉर एग्जांपल स्टीम टरबाइन के केस में इनके ब्लेड्स के ऊपर स्टीम आकर हिट करती है। गैस टरबाइन के केस में गैस हिट करती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट्स है उसके केस में इनके ऊपर वाटर फॉल करता है, ठीक है। और जो विंड टरबाइंस होती हैं उनके केस में हवा उनके ब्लेड्स के ऊपर आके टकराती, ठीक। अब इन सारी चीज़ों से होता क्या है, जब ब्लेड्स के ऊपर आके कोई चीज़ हिट करेगी तो वो उसको घुमा देगी। जैसे आपके घर में कोई फ़ैन लगा हुआ और वो बंद भी हो तो आप उसके परों को अगर हाथ से घुमाएं तो वो आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो इस पे जब कोई ना कोई फ्लूइड फॉल करता है, वो एयर हो सकती है, वो गैस हो सकता है, वो स्टीम हो सकता है, वो वाटर हो सकता है। तो ब्लेड्स के घूमने की वजह से क्या होता है, इसकी शाफ्ट रोटेट करती है, ठीक है। ये आपको शाफ्ट नज़र आ रही साथ, ठीक है। ब्लेड्स के साथ जो है वो शाफ्ट अटैच है। यस मैं सर। कर्सर भी उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि ये शाफ्ट फर्दर जनरेटर के साथ अटैच होती है। ये जो शाफ्ट घूम रही है ये कौन सी एनर्जी है, ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको मिल गई है, ठीक है। शाफ्ट जो है, जो टरबाइन की आउटपुट है वो इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में मिल गई। और आप इस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर यूज़ कर लेंगे जनरेटर के साथ। जनरेटर जो होगा वो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दे देगा हमें, और उसको हम यूटिलाइज़ कर देंगे। तो यूँ जो सारी वर्डिंग है वो समराइज़ होती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे कहीं डेफिशिएंसी थी कॉन्सेप्ट्स में, उसको उम्मीद है बेहतर हो चुकी होगी। अब इस सारी बात की बेस के ऊपर हम टरबाइन को कहते हैं कि टरबाइन वर्क आउटपुट डिवाइस है। टरबाइन क्या है? वर्क आउटपुट डिवाइस है। टरबाइन हमें वर्क दे रही होती, टरबाइन हमें वर्क प्रोड्यूस करके देती, टरबाइन से हमें डब्ल्यू आउट मिलता है, ठीक है। और वर्क की डिफरेंट फॉर्म्स है, डेफिनेट सी बात है। वर्क जो है वो शाफ्ट वर्क भी हमने पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिकल वर्क भी पढ़ा, हमने स्प्रिंग की फॉर्म में भी वर्क को डिस्कस किया। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क हो सकती हैं। तो शाफ्ट जो होती है, सॉरी जो टरबाइन होती है, वो हमें क्या करती है, वो हमें डब्ल्यू आउट देती है। वर्क आउटपुट डिवाइस उसको हम कहेंगे। जब हम इसकी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तब भी हम इसको उसके अंदर वर्क आउट को डिस्कस करेंगे, वर्क इन को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और जब हम कंप्रेसर को आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, आप देखेंगे कंप्रेसर हमारे पास वर्क इनपुट डिवाइस होती है। हम कंप्रेसर को खुद से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको वर्क आउट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कंप्रेसर जो है वो गैसेस को कंप्रेस करता है और हमें उसका प्रेशर इंक्रीज करके देता है। और वो आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अक्सर इसकी एप्लीकेशन भी आपको नज़र आती है। तो कंप्रेसर जो है वो वर्क इनपुट डिवाइस है, अभी उसको हम थोड़ा बाद में स्टडी करते हैं। और टरबाइन जो है वो वर्क आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जब हमने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखनी होगी तो उसमें वर्क इन और वर्क आउट की बात हो रही होती है। तो टरबाइन के केस में हम डब्ल्यू आउट को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास लिखी हुई ना, वेरी क्विक वे स्लाइड को मैं रीड आउट करने लगा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, स्लाइड से काफ़ी अच्छी बता दी आपको। सो टरबाइन ड्राइव्स द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यही हमने डिस्कस किया इन स्टीम, गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो सारों की मैंने आपको मिसाल दे दी है, ठीक है जी। सो एज द फ्लूइड पासिस थ्रू द टरबाइन, ब्लेड्स के ऊपर हिट करेगा, वर्क इज डन अगेंस्ट द ब्लेड्स विच आर अटैच टू द शाफ्ट। एज अ रिजल्ट द शाफ्ट रोटेट्स, रिजल्ट के तौर पे शाफ्ट घूमेंगे एंड द टरबाइन प्रोड्यूसेस वर्क। और फर्दर हमने जनरेटर अटैच किया होगा और वो सारे मामला हमारे पास हो रहे हैं। अब आप इधर एक और पिक्चर भी देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ टरबाइन कंट्रोल वॉल्यूम। कोई मैस आ रहा है और कोई ना कोई मैस आउट भी हो रहा है। डेफिनेट सी बात है, जो चीज़ ब्लेड के ऊपर आकर हिट करेगी उसने लीव भी करना, दैट इज़ ऑब्वियस। स्टीम अगर आके हिट करेगी तो स्टीम गायब तो नहीं हो सकती। गैस अगर आकर हिट करेगी तो गैस फ़ौरन से गायब तो नहीं हो जाएगी। पानी अगर हिट करता है तो पानी वहाँ पे ख़त्म तो नहीं हो जाएगा हिटिंग के बाद, ठीक है। वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो कोई ना कोई चीज़ आके हिट करेगी और देन लीव करेगी। सो दैट इज़ आवर इन एंड आउट। और रिज़ल्ट के तौर पे हमें क्या दे रहा है, अगर आप देखें पिक्चर के अंदर, तो क्या रिज़ल्ट के तौर पे क्या चीज़ हमें मिली है? मैथ आउट और वर्कआउट। क्या मिला जी हमें? वर्कआउट मिला है। वर्कआउट मिला है। और उनके ऊपर डॉट्स हैं। वर्क को पावर की सेंस में यानी कि डिस्कस किया जा रहा है, और मैथ्स को जो है वो मैथ्स फ्लो रेट की सेंस में डिस्कस किया जा रहा है।
ठीक है। सो ये हमारे पास टरबाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अब कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। हमारे पास फ़ैन क्या होता है, लेट से कंप्रेसर क्या होता है, पंप्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले कंप्रेसर को पढ़ लेते हैं, चूँकि कंप्रेसर साथ साथ पैरेलल में थोड़ा डिस्कस होता रहता है, इट्स बिट ईजी। मिडल में हमारे पास कंप्रेसर की डेफिनेशन है। क्या कंप्रेसर इज़ कैपेबल ऑफ कंप्रेसिंग द गैस टू वेरी हाई प्रेशर। गैसेस को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, एंड दैट इज़ अ वर्क इनपुट डिवाइस। अगर आप पिक्चर में देखें नीचे बॉटम में आपको कंप्रेसर की पिक्चर नज़र आ रही हो, ठीक है। सो कंप्रेसर के केस में क्या है, कंप्रेसर वर्क इनपुट डिवाइस है। कंप्रेसर के ऊपर हमें वर्क करना पड़ता ताकि वो गैसेस को हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेस करके एज अ रिजल्टेंट हमें प्रोवाइड करे। ठीक है। तो कोई ना कोई मटेरियल आएगा कंप्रेसर के अंदर और उसको आप कंप्रेस करेंगे और आपको हाई प्रेशर पर वो मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है। सो कंप्रेसर की जब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखा करेंगे तो हम उसमें डब्ल्यू इन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। ये वर्क इनपुट डिवाइस है। ठीक है। सो ये कंप्रेसर के बारे में था। अब दो और चीज़ें हमारे पास, फ़ैन और पंप। ठीक है। अब फ़ैन का वही फ़ैन जो हम लेट से हवा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या हमारे पास टेक्निकली थर्मोडायनेमिक्स की सेंस में क्या है, क्या फ़ैन इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ अ गैस स्लाइटली। प्रेशर को बहुत कम यानी कि चेंज कर रहा है, प्रेशर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, तो फिर करता क्या है, एंड इज़ मेनली यूज टू मोबिलाइज अ गैस। ठीक है। कि गैस को मोबिलाइज करने के लिए ताकि वो फ्लो कर सके। ठीक है। मोबाइल का भी वर्ड मोबाइल का क्यों है कि वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे हरकत कर रहा है। पहले आपके पास लैंडलाइन फ़ोन्स थे, तो मोबाइल का वर्ड जब ये है कि पोजीशन किसी चीज़ की जब आप चेंज करें। इवन दो के जो पुलिस की कुछ वैन्स हैं उनको भी मोबाइल, ठीक है, पुलिस वैन्स कहते हैं। सो खैर ये क्या करता है कि मोबिलाइज अ गैस। ठीक है। गैस को मोबिलाइज करने के लिए ताकि उसमें, ठीक है, हरकत के सेंस में हम इसको यूज़ करें। उसको कंप्रेस करके प्रेशर इंक्रीज नहीं ये कर रहा। ठीक है। पंखा उसके आगे कोई चीज़ रखें, क्या होगी, हवा से मतलब उड़ने लग जाएगी या थोड़ा आगे चली जाएगी। सो इस सेंस में हम इसको जो है वो कर रहे हैं डिस्कस। ठीक है। सो फ़ैन ये काम करता है और ये ऑब्वियस है, तो यानी कि हम यूज़ करते रहते हैं फैंस को, हमें पता है ये काम करता है। कंप्रेसर है और कंप्रेसर में हमने पढ़ लिया कि वो हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस हमें प्रोवाइड करता है, कंप्रेस करता है, जो हम मटेरियल देंगे उसको कंप्रेस करके। अब पंप को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। पंप क्या होता है। अब पंप का वर्ड भी माइट भी इधर उधर इससे पहले आप लोगों ने सुना हो, लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस कोर्स के रिस्पेक्ट से क्या नॉलेज है। सो पंप वर्क वेरी मच लाइक कंप्रेसर्स। कंप्रेसर की तरह ही काम करते हैं, एक्सेप्ट यानी कि डिफरेंस फिर क्या है, दैट दे हैंडल लिक्विड्स इंस्टेड ऑफ गैसेस। तो पंप क्या करता है कि वो गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है, और सॉरी कंप्रेसर जो है वो गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है, और जो पंप है वो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। कंप्रेसर गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करेगा और पंप जो है वो लिक्विड्स का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। सो ये तीन बेसिक डेफिनेशंस थी। अब इनको भी हमने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर यूज़ करना है। जब स्टीम पावर प्लांट पढ़ेंगे रैंकाइन साइकिल तो उसमें पंप यूज़ होगा। जब रेफ्रिजरेशन या हीटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें कंप्रेसर यूज़ होगा। ठीक है। सो आई होप सो कि इनमें जो भी डिफरेंस था वो हमने एक अच्छे वे में डिस्कस कर लिया। अब न्यूमेरिकल्स वगैरह की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है जी कंप्रेसर की के air at 100 kilopascal and 280 Kelvin is compressed steadily। अब ये steadily का जो वर्ड है इस पे मुझे कोई बताएगा कि ये इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली steadily लिखने की वजह से। हाँ जी क्लास सर आप स्टडी मतलब मैं जी के जी इसमें कोई मतलब सर मूवमेंट वगैरह नहीं, मतलब एक जगह स्टेबल है। अच्छा सर जी। जिसका और कोई बताए जी। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा। वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। और जी कोई बताए। सर वर्किंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, उससे वर्किंग करने से बिल्कुल 1 सेकंड पहले की पोजीशन।
और about to start. अच्छा, और जी कोई कॉन्सेप्ट वगैरह रेडी वगैरह, और कोई जो कुछ भी मामला कोई कहना चाहे? इस तरह को वर्ड पहले पढ़ा स्टडी वगैरह से रिलेटेड कोई? सर स्टडी से स्टेट पढ़ा हुआ है। सर स्टैटिकली मतलब इसका जो प्रेशर है जिसने इसमें क्या स्टेबिलिटी 600 किलो पास्कल मतलब इसी पे है, ये चेंज नहीं हो रहा इसका प्रेशर। चलें जी, इसको एक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा जी, एयर जो है हमारे पास 100 किलो पास्कल के ऊपर और 280 जो केल्विन है टेम्परेचर, उसके ऊपर आप उसको कंप्रेस करें और 600 उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो चुका है और 400 केल्विन उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो चुका है कंप्रेस करने के सेंस में। और ये जब मैंने इज़ कंप्रेस्ड का वर्ड पढ़ा ना तो मुझे फ़ौरन पता चल चुका है कि कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर रहा होगा और कंप्रेसर एक वर्क इनपुट डिवाइस है और मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क इनपुट अप्लाई करना पड़ा होगा। ठीक है, कोई ना कुछ पावर उसको देनी पड़ी होगी मुझे और कुछ ना कुछ एनर्जी उस पर लगाई होगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो कि मेरे माइंड में सर्कुलेट करना शुरू हो गई थी ये कंप्रेस्ड का वर्ड देकर। सो द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इज़ 0.02 किलोग्राम पर सेकेंड। मास फ्लो रेट जो उसके अंदर मास फ्लो कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंगली दैट इज़ 0.02 एंड अ हीट लॉस ऑफ 16 किलो जूल पर केजी अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दरमियान जो हीट लॉस अकर हो रहा है वो 16 किलो जूल पर केजी है। और अगर यहाँ पर हीट लॉस का मेंशन नहीं किया जाता तो कंप्रेसर के अंदर होपफुली मैं हीट लॉस को ज़ीरो कंसिडर करूँगा, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए इसमें कोई चीज़ इन हो रही है और उसको कंप्रेस करके फ़ौरन से वो चीज़ इससे आउट हो जाती, तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है इसका एनवायरनमेंट के साथ वो बहुत कम होता है। सो उसने मेंशन कर दिया है कि ये हीट लॉस है और मैं उसको ज़्यूम कर लूँगा कि ये हीट लॉस है। क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में उसको ज़ीरो करना था, तो डेलिबरेटली जब मेरे पास मौजूद है इन्फॉर्मेशन तो तब मुझे ज़ीरो नहीं करनी चाहिए चीज़ को। ठीक है, सो हीट लॉस जो है 16 किलो जूल पर केजी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर हाई है आपके पास कंप्रेसर के अंदर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना नहीं हो सकता होपफुली। सो ये चीज़ें हैं मेरे पास, कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो खैर कुछ ना कुछ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। सो 16 उसकी वैल्यू है यहाँ पर। अज्यूमिंग द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लिजिबल, डेल्टा के ई और डेल्टा पी ई जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस के अंदर होती हैं वो ज़ीरो हैं, राइट। डिटरमाइन द नेसेसरी पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, तो ये बात भी उधर ही आके रुक रही है कि जो पावर रिक्वायर है कंप्रेसर को इनपुट के तौर पे वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप डायग्राम को भी देखें तो W इन के ऊपर जो सर्कुलर सैरो लगा हुआ आगे क्वेश्चन मार्क है W इनपुट के ऊपर हमारे पास। पिक्चर को ज़रा गौर से देख लें कि डेटा से यही चीज़ें एक्सट्रैक्ट हुई हैं और ठीक चीज़ें उसमें एंटर हो रही हैं और लीव हो रही हैं। देखें ज़रा, यस सर। यानी कि डेटा भी वही कुछ बता रहा और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी यही चीज़ बता रही। ठीक है, ऐसे ही है सर Yes, sir. तो एक जो स्कीमेटिक डायग्राम है हमारे पास वो हमें एक इंफॉर्मेशन दे रही है। अच्छा जी, हमारे पास और वो जब हमने स्टेटमेंट पीछे पढ़ी है तो हमें बड़ा क्लियरली आइडिया हो चुका था कि W जो इनपुट हमें रिक्वायर है वो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम यहाँ पे को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हों या F = kx कोई ले रहे हों या इस तरह की कोई चीज़ें कर रहे हों।
ठीक है। सो ऐसा कोई भी हमारे पास वर्क इनपुट वाला सिनेरियो नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या हेल्प कर सकती है। अगर किसी के पास कोई शॉर्ट फॉर्म में कोई फार्मूला या कोई और टेक्निक हो तो वी कैन डिस्कस इट के फलां फार्मूला से जो है वो वैल्यू निकल सकती है इनपुट की। अगर नहीं है तो एनी हाउ एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारे पास। तो सबसे पहले एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को रीड आउट करके मुझे कोई एक दो बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। ई इन माइनस ये क्या चीज़ है सर? ये टॉप फर्स्ट लाइन क्या है? सर एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी यानी डेल्टा ई। सो यहाँ पर फिलहाल रेट ऑफ एनर्जी है। क्या रेट ऑफ एनर्जी है? सिंपल एनर्जी नहीं है, एनर्जी के ऊपर डॉट है। सो इसको पावर भी कहा जा सकता है और इसको रेट ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है। ठीक है। सो ई इन डॉट माइनस ई आउट डॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। ठीक है। डी बाय डी टी हमारे पास है। तो यहाँ पे पावर की सेंस में डील हो रहा है। और वर्डिंग को अगर देखें तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर वर्डिंग एनर्जी की थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? रेट ऑफ एनर्जी, राइट। सो दैट इज पावर। आगे कुछ चीज़ें लिखी हुई इज इक्वल टू 0 और इसको 0 लिया गया। ये क्यों लिया गया? सर क्योंकि ये स्टडी प्रोसेस है जिसमें चेंज नहीं आता, इसलिए हमने इसको चेंज को 0 दिया। स्टेडी फ्लो प्रोसेस के अंदर चेंज नहीं आता। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं आता या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज नहीं आता? विद रिस्पेक्ट टू टाइम सर। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं आता। और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जिसमें चेंज ना है उसको क्या कहते हैं? ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर यूनिफॉर्म उसको कहते हैं। ठीक है। तो नहा धो के क्लास में आया करें। ठीक है। सारे ज़हन को थोड़ा फ्रेश करके। सो खैर ई इन डॉट माइनस ई आउट डॉट इज इक्वल टू डी बाई डी टी। आप चेंज उसको ले रहे हैं एनर्जी के अंदर। सो दैट इज 0। जब 0 है तो ई इन ई आउट के बराबर है। ये वो बिल्कुल पुरानी बात है जो कि चैप्टर 5 में हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट इसको डिस्कस करते आ रहे। इन आउट के बराबर है। तो अब अगेन पहली लाइन पे वापस चले जाएं। इन और आउट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं? किन किन वजह से इन आउट हो सकते हैं? सर वर्क इन हो सकता है और उसके बाद हरारत जिसे कहते हैं हीट इन हो सकती है। हीट हो सकती है, वर्क हो सकता है और मैथ। बाकी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो यहाँ से देख के बता दे और मुंह का जंग उतारें सारे। जरा 1 बाय 1 बताएं मुझे। कि इन आउट किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है? अटेंडेंस मैंने लगानी है, मैं अपने हिसाब से ही लगानी है। आज जो पार्टिसिपेट करेगा मैथ्स की वजह से सर, हीट की वजह से किनेटिक होता है। टेंशन, सर हीट नॉइज और सर ये हीट आउटपुट। नहीं, हीट और नॉइज का तो कुछ नहीं लिखा। ई इन ई आउट के नीचे देखें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई। The rate of net energy transfer by heat, work and mass. तो किन किन वजह से इन आउट हो सकता है? अब उर्दू में हीट बता वर्क दो। से एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से, Heat हीट work की और वजह mass। से वर्क और सर mass का सर जो वर्क होता है उसकी वजह से, सर जो हीट ट्रांसफर होती है उसकी वजह से ई इन ये आउट हो सकता है। हीट की वजह से इन और आउट हो सकती है कोई चीज़। वर्क की फॉर्म में इन आउट हो सकता है। मैथ्स की फॉर्म में इन आउट हो सकता है। यस Right? इस तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे पास यहाँ पर। ओके जी। सो यहाँ पर ओपन सिस्टम है, मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। वर्क देखते हैं। यहाँ पे कंप्रेसर है तो कंप्रेसर के अंदर वर्क इनपुट डिवाइस है। कंप्रेसर वर्क इनपुट डिवाइस है। ठीक है। और वर्क आउटपुट डिवाइस नहीं है कंप्रेसर। सो वर्क इन भी आएगा यहाँ पर। हीट इन और हीट आउट की सेंस में यहाँ पर मैंने अगेन मेंशन किया कि हीट इन और हीट आउट जो है वो यहाँ पर मैंने निगलेक्ट करने थे, लेकिन उसने हीट लॉस जो क्यू आउट है वो बताया हुआ कि इतना क्यू आउट है। तो क्यू इन 0 है, यहाँ पर कोई हीट इन नहीं हो रही। हीट आउट भी 0 होना था लेकिन मेंशन किया गया कि इतने किलो जूल हीट लॉस है तो उसको हम क्यू आउट के तौर पे कंसीडर करेंगे। राइट। सो जब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को लिखते हैं ए इन और ई आउट की, तो उसमें वर्क इनपुट हमारे पास आ गया क्योंकि ये वर्क इनपुट डिवाइस है।
और इनपुट साइड पे जब हमने मैथ्स की वजह से फैक्टर देखा तो मैथ्स में हमें पता है कि मैथ्स का जो फॉर्मूला हम यूज़ कर मैथ्स की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होता है वो m डॉट इंटू इंथाल्पी हो सकता है इंटू कनेटिक है इंटू पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर कनेटिक और पोटेंशियल ज़ीरो हैं। वहाँ पर वो मेंशन ना भी करता तो मैंने उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेना था, लेकिन उसने खुद से डेटा में मेंशन कर दिया कि दोज आर ज़ीरोस, तो कनेटिक और पोटेंशियल वगैरह नहीं है। एम एच का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एम डॉट एच का, ठीक है। ये भी नोजल और डिफ्यूज़र में इन डिटेल में मैंने आपको बताया कि एम डॉट एच पूरे चैप्टर में हमारे पास रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई मैथ्स आ रहा है और कोई ना कोई मैथ्स आउट हो रहा है, सो उसकी इंटरनल और फ्लो एनर्जी मौजूद रहेगी हमेशा से। सो इज़ इक्वल टू क्यू आउट और प्लस यहाँ पे डब्ल्यू आउट मैंने नहीं लिखा, कोई आउटपुट के तौर पे मुझे यहाँ पे वर्क नहीं मेरा, नो डाउट कि मुझे प्रेशर इंक्रीज हुआ मिल रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ वर्क, राइट। सो क्यू आउट मैंने लिख दिया, हीट लॉस उसने मेंशन किए हुए थे, डब्ल्यू आउट की फॉर्म में कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, ठीक है। और फिर मैथ्स की वजह से जो एम डॉट एच टू, ठीक है, जो आउट हो रहा है दैट इज़ एट स्टेट 2, जो इन हो रही हैं चीज़ें दैट इज़ एट स्टेट 1, और डेल्टा के और डेल्टा पी इज़ ज़ीरो है। सो जो इक्वेशन नंबर ये जो थर्ड लाइन है जिस पे इक्वेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें किसी को कोई इशू वगैरह, थर्ड लाइन ऑफ दिस स्लाइड? नो सर। नो सर नो सर सर। नो सर क्लियर। अब अगेन अगर जब मैं आपको दूं तो अगर आप जब कर रहे हो तो अगर कोई बंदा कहे कि याद करनी पड़ती हैं तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है। सो मैंने क्या किया कि एक प्रॉपर एक चीज़ को शुरू किया और एक पॉइंट पे एंड किया, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। जिन जिन चीज़ों को मैंने निगलेक्ट करना था मैंने बिल्कुल आराम सुकून से उनको साइड पे कर दिया, ठीक है, थ्रू लॉजिक्स। सो यहाँ पर मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, वर्क इनपुट पे। तो वर्क इनपुट आप एक साइड पे कर लें, डब्ल्यू इन डॉट जो पावर इनपुट रिक्वायर है, वर्क के ऊपर डॉट्स हैं, पावर्स में चल रही हैं। ये अब आपको थोड़ा अपने ज़हनों को खोल लें कि कहाँ पर वर्क है और कहाँ पर पावर है, ठीक है। ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, ये 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर लें, ठीक है। वर्क के ऊपर डॉट है दैट मीन्स के वर्क बाय टाइम, सो दैट इज़ अ पावर। सो डब्ल्यू इन डॉट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें तो क्यू आउट स्मॉल में हो गया, क्यों हो गया, क्या वजह है? बाकी इक्वेशन के ऊपर भी कुछ फ़र्क पड़ता हुआ कोई नज़र आया या क्यू सर आउट? इसको तो वैसे ही निगलेक्ट करना था इस वजह से। नहीं, क्यू आउट डॉट जो है वो पहले कैपिटल में था, अब वो लोअर केस में चला गया। इक्वेशन लाइन 4 के ऊपर, चौथी जो लाइन है स्लाइड की, उसमें देखें। सर वो ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम था वो। सर उसको सर वो डॉट वाला आपने पहले एक दफा बताया था कि जो जिसके ऊपर डॉट आता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है, ठीक है। सर जो स्मॉल में आता है वो स्पेसिफिक में होते हैं। यस सर। तो क्या हो गया ये हमारे पास जो स्पेसिफिक क्यू आउट है वो आ जाएगी। तो इसको ऐसा करने की क्या कोई ख़ास ज़रूरत थी? ये क्या कर दिया उसने, मुझे परेशान कर दिया उसने। क्योंकि सर सारी जो चीज़ें हैं वो टेबल से भी जो हम चीज़ें वगैरह निकालेंगे H2 और H1 वगैरह वो सारी स्पेसिफिक में होती हैं, तो और पूरा का पूरी इक्वेशन भी स्पेसिफिक में ही होगी, तो वो हमारा आंसर भी स्पेसिफिक में आएगा। नहीं, उसने पूरी इक्वेशन को नहीं छेड़ा। देखें H1 पहले भी लोअर में था, स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल में है ना। सर इसके साथ पहले एम डॉट भी नहीं था, उसने एम डॉट लगा दिया। सर हाँ जी, टाइम इसका की बताएं जरूरत में जी। भी। हाँ, ये भाई ने एक अच्छी बात की, कहते हैं हम डॉट लगा दिया साथ, इसका मुझे समझाएं। ये इससे पिछले न्यूमेरिकल में मैं आपको बता के आया हूँ, लेकिन ठीक है सर ये हाँ बताएं क्या है सर। कैपिटल में था ना, यानी कि ये इसको स्पेसिफिक में करने के लिए हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मैथ ठीक से है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक अब है, और इसमें था क्या कहते हैं डॉट लगा था, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, तो यूनिट सिर्फ एक के ऊपर आता ठीक तो है, हमने वो लगा दिया। ठीक है, ठीक है। यानी ये देखें ज़रा, ठीक है। स्पेसिफिक में अगर आपको हीट लिखनी हो ना तो वो क्या होगा कि नॉर्मल हीट डिवाइडेड बाय मास, ऐसे ही है। यस सर। नॉर्मल हीट डिवाइडेड बाय मास। यस सर। अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या कर लिया, Q किसके इक्वल है, बड़े वाला Q इज इक्वल टू M इंटू क्यू, ठीक है। यस सर। यस सर।
लेकिन मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, मैं पावर में डील कर रहा था, तो मैंने क्या किया, क्यू अगर डॉट है तो एम के ऊपर भी क्या होगा, डॉट होगा। क्यू के ऊपर डॉट क्यों आया, क्यू को टाइम से डिवाइड कर दिया, जब एम क्यू को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एम के ऊपर डॉट लगा देंगे, तो क्यू डॉट इज इक्वल टू एम डॉट क्यू, ऐसे ही है, यही आ रहा है आपके पास। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसकी वजह क्या थी, वजह इसकी ये है कि जो आपको डेटा के अंदर हीट लॉस गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक, वो किलो जूल पर केजी की फॉर्म में आपको गिवन है। जो क्यू गिवन है वो किलो जूल पर केजी की फॉर्म में गिवन है, वो वॉट्स की फॉर्म में नहीं गिवन। ठीक है, बड़े वाले क्यू डॉट का क्या मतलब है कि हीट बाय टाइम, इसका मतलब क्या होता है, ये पावर है, ये क्या पावर है। तो आपको जो डेटा गिवन है, जो लॉसेस गिवन है, वो इन द फॉर्म ऑफ पावर नहीं गिवन, वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी गिवन है। तो आपने अपनी इक्वेशन को, अपने उस पर्टिकुलर चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली टिल्ट किया। ठीक है, तो अब जब आपने लिखा एम डॉट क्यू, तो ये क्यू स्मॉल वाले का क्या मतलब है, ये क्यू का मतलब ये है कि ये किलो जूल पर केजी में, तो आपके जो लॉसेस हैं 16 किलो जूल पर केजी। अब आप उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर। यस सर। तो अगेन अगेन बात ये है कि जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो फिर इसको याद करेगा, और कब तक क्या कुछ याद करेगा। ठीक है, कब तक याद करेगा, जब तक है जान। ठीक है, तो करता रहे फिर याद। सो डब्ल्यू इन डॉट, ये सारे मामला क्लियर हो गए। अब हमारे पास जो डेटा के अंदर, मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन सारी को, जो डेटा के अंदर अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास H1 है, क्या H2 है, Q डॉट डेटा के अंदर है, M डॉट भी डेटा के अंदर है, मास फ्लो रेट। H1 H2 हम देख लेते हैं अपनी स्टेट 1 और स्टेट 2 के ऊपर इंथाल्पीज कैलकुलेट हम कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर जो यूज़ हो रहा था वो कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा था, एयर थी। ठीक है, तो एयर के लिए हमें पता है कि टेबल नंबर A17 हमारे पास होता है। वहाँ पर अगर मुझे H1 देखना हो तो मुझे पहला टेम्परेचर बताया हुआ 280 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर बताया हुआ डेटा के अंदर 400 केल्विन। तो पहले टेम्परेचर पर पहली इंथाल्पी, दूसरे टेम्परेचर पर दूसरी इंथाल्पी। टेबल कौन सा, एयर का। मैंने क्यों एयर के टेबल में चला गया हूँ बाकी सारे टेबल यूज़ करके 17 पे, क्योंकि डेटा के अंदर मेंशन है कि एयर को जो है वो कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है जी, सारी चीज़ें अब मौजूद हैं, इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर, इस पे कोई क्वेश्चन हो? यस सर, क्लियर। सर क्लियर। ठीक है, तो चलें जब नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आसान काम क्या है कि डेटा को अच्छा तरीके से उसको पढ़ा जाए, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को लिखा जाए अगर उसने यूज़ होना है। ठीक है, और फिर देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू द डेटा और अकॉर्डिंग टू द डिवाइस जो हम यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी जो चीज़ें हैं ना वो निगलेक्ट हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, सो उस सेंस में हम इसको देखते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास टरबाइन है। ठीक है जी, आपको भी स्लाइड पे नज़र आ रही होगी टरबाइन एग्जांपल 5.7 पावर जनरेशन बाय स्टीम टरबाइन। यस सर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि हमेशा से आप एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल के आगे हेडिंग दी होती है, तो एग्जांपल नंबर के आगे जो हेडिंग होती है वो पूरे टॉपिक को पढ़ के उसका थीम वहाँ पर लिखा होता है। तो क्वेश्चंस वगैरह के अंदर इस तरह नहीं होगा, समझ लगी ना बात की। सो ये तो एक टॉपिक को खुद से बनाया गया है कि ये टॉपिक इस तरह का। अच्छा, पावर जनरेशन बाय स्टीम टरबाइन, ये स्टीम जो टरबाइन है, इस वर्ड से देख के जो थर्मोडायनामिक्स की सेंस में क्या क्या चीज़ें ज़हन में आती हैं? सर इसमें सिर्फ वर्क आउट नहीं होगा और मैथ इन और मैथ आउट हो सकता है। हो नहीं सकता मैथ इन और मैथ आउट, तो जेन्युइनली होगा ना, क्योंकि अगर टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर कोई चीज़ आके हिट ही नहीं करनी तो टरबाइन हमें एनर्जी दे देगी। स्टीम सर टेम्परेचर भी, क्योंकि स्टीम टेम्परेचर से होगा। आपकी बातों के साथ साथ मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना वो ये है, उस इन्फॉर्मेशन को ज़रा उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मुझे यहाँ से ये आइडिया हो रहा है कि टरबाइन जो होती है वो मेरे पास वर्क
आउटपुट डिवाइस है, टरबाइन ने मुझे वर्क आउटपुट देना है, और वो हेडिंग में भी खैर नज़र आ रहा है कि पावर जनरेशन बाय अ स्टीम टरबाइन, ये मुझे सम हाउ कोई ना कोई पावर देगी, ये मुझे मैकेनिकल पावर दे देगी और फर्दर वो जनरेटर के साथ अटैच करके और सम हाउ इलेक्ट्रिकल में चली जाएगी। टरबाइन मुझे कोई ना कोई वर्क आउटपुट देगी, लेकिन वो कब देगी? जब इसके ब्लेड्स के ऊपर कोई चीज़ आके हिट करेगी। तो यहाँ पर वर्ड मुझे स्टीम का वर्ड बता रहा है कि टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर आकर स्टीम हिट करेगी, और कोई ना कोई स्टीम हिट करेगी, उसका कोई ना कोई मैस भी होगा, कोई ना कोई मैस फ्लो रेट भी होगा, किसी एक ख़ास स्पीड से आके हिट करेगी, और फिर उसके बाद अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर देगी शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट घूमने लग जाएगी, और वो स्टीम इससे हिट करने के बाद लीव कर जाएगी, यानी कि इससे टकरा के नीचे गिर जाएगी, जो भी इनलेट और आउटलेट का मैकेनिज्म होगा। जैसे पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेटअप के केस में टॉप से गिरता है ब्लेड्स के ऊपर, और उस वजह से शाफ्ट उसकी रोटेट करती है और पानी उसके बाद उसी तरह ही नीचे बहता हुआ आपको नज़र आ रहा था। तो दैट वाज मैस इन डॉट, और उसी तरह से ही मैस आउट डॉट। सो ये खैर मुझे आइडिया हुआ कि स्टीम की वजह से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, स्टीम टरबाइन है मेरे पास। सो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पे मुझे आइडिया हुआ। अब एक्सटेंड करते हैं ज़रा इन्फॉर्मेशन को। द पावर आउटपुट ऑफ एन इडियाबैटिक स्टीम टरबाइन इज़ 5 मेगावाट। 5 मेगावाट पावर आउटपुट है इसकी, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इडियाबैटिक स्टीम टरबाइन, इससे क्या मुराद है? सर जिसमें हीट लॉसेस नहीं होते। अच्छा, जो कह रहा है इसमें हीट लॉसेस नहीं होते, हीट इन हो सकती है? यस सर, हीट इन होगी सर और जी जिसकी आइसोलेशन की होती है हमने। और जी किस पे बात? इडियाबैटिक का वर्ड बताता है कि हीट ट्रांसफर रेट 0 है। क्या 0 है जी? हीट ट्रांसफर 0 है। अब हीट ट्रांसफर और इसके अल्फाज में क्या फ़र्क है? इसने कहा इसमें लॉसेस नहीं होंगे, तो लॉसेस होते हैं क्यू आउट। इसका मतलब है क्यू आउट नहीं होंगे, क्यू इन पे इसको शक है। इडियाबैटिक का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर होगी ही नहीं, ना इधर इन नॉर आउट, ना इन होनी है ना आउट होनी, ठीक है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आधी स्टेटमेंट है, समझ लगी ना बात? हाफ स्टेटमेंट है, लेकिन दैट्स गुड कि आधी भी स्टेटमेंट आई है। बंद मुंह से आधी स्टेटमेंट काफ़ी बेहतर। सो इन और आउट दोनों नहीं होंगे, राइट। इडियाबैटिक स्टीम टरबाइन क्यू इन और क्यू आउट दोनों जो होंगे, ना इधर इनपुट नॉर आउटपुट, दोनों साइड्स पे उनको जो है वो निगलेक्ट किया जाएगा, ज़ीरो किया जाएगा। सो द पावर आउटपुट, ये आसानियाँ पैदा हो रही हैं हमारे पास जब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर कहीं यूज़ करते हैं। सो 5 मेगावाट टरबाइन है। अब ये देखें डब्ल्यू आउट डॉट उसने बता नहीं दिया 5 मेगावाट। अब देखें वाट ही बता रहा है, मेगा तो क्वांटिटी है ना, 10⁻⁶, ये मेगा लगे ना लगे, वाट ने बता दिया कि मैं एनर्जी नहीं हूँ, मैं पावर हूँ। डब्ल्यू आउट डॉट, समझ लगे ना बात की? दैट इज नॉट डब्ल्यू आउट, दैट इज डब्ल्यू आउट डॉट, डब्ल्यू आउट बाय टाइम, दैट इज अ पावर। और आप स्टडी फ्लो डिवाइसेस के लिए लिखते भी ऐसे हैं, पावर इन पावर आउट इक्वल आपस में, ठीक है। सो एक चीज़ हमारी क्लियर हुई। ये उसी तरह की चीज़ है जैसे आपने कंप्रेसर में कुछ फाइंड किया था इनपुट के तौर पे, और यहाँ पर ऐसी ही कोई चीज़ हमें आउटपुट के तौर पे मिली है, ठीक है। सो एंड द इनलेट and the exit conditions of the steam are as indicated in figure 5.28। जो हमें डायग्राम गिवन है फिगर 5.28, उसके अंदर उसकी इनलेट और आउटलेट पे जो कंडीशंस हैं वो हमें गिवन है, वो हम देख भी लेते हैं। करना क्या जी? कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंथैल्पी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो अच्छा, एक और चीज़ भी थी, अगर अक्सर नाम से लिख दें तो कईयों को पता ही नहीं चलता कि फाइंड आउट क्या करना है। ये मुझे ऑब्जर्वेशन कुछ 3rd चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी महसूस हुआ था कि आप लिख दे कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंथैल्पी, तो कई अल्लाह के नेक बंदों को यही नहीं पता होगा कि एंथैल्पी एच होती है, और ये मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, मैं उसकी बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि आप वर्डिंग यूज़ कर दें तो पता ही नहीं है, राइट। सो कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंथैल्पी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास पार्ट 1 है। डिटरमाइन द वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन per unit mass of the steam flowing through the turbine। ये हमने वर्क डन पर यूनिट मास कैलकुलेट करना है, यानी कि वर्क बाय
यूनिट मास से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगी। जब वर्क को आप मास से डिवाइड करते हैं तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, स्पेसिफिक के फॉर्म में। सो जिसको हम यानी कि अपने आम लफ्ज़ों में स्पेसिफिक कहते हैं। ये W लोअर केस में जो लिखा होता है, W के ऊपर डॉट नहीं है, ठीक है, और W कैपिटल में भी नहीं है, W स्मॉल में, ठीक है। जैसे अभी Q को स्मॉल में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे उसने बताया था कि 16 किलो जूल पर kg, तो ये उस तरह की चीज़ है, लेकिन वर्क की सेंस में, वो हीट के सेंस में। तो खैर ये हमने कैलकुलेट करना है एक तो, और थर्ड में हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम, m डॉट हमने फाइंड आउट करना है। मास फ्लो रेट इन और आउट का बराबर रहेगा, एक जैसा ही रहेगा पूरे इस सिस्टम के अंदर, तो वो हमने फाइंड आउट करना है m डॉट। जैसे कंप्रेसर के केस में ये मास फ्लो रेट भी डेटा में दिया हुआ था, ठीक है, किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं। अब उसने कहा कि पिक्चर को देख ले, उसमें इनलेट आउटलेट बताई हुई है। आप मुझे ये बताएं कि पिक्चर की इनपुट साइड कौन सी है, ये जो स्टीम टरबाइन है इसकी इनपुट कौन सी है, इसकी इनपुट की क्या क्या वैल्यूज हैं, देखें जरा डायग्राम को पढ़ने की कोशिश करें। प्रेशर 1 is equal to 2 megapascal और टेम्परेचर 400। यस सर। V150 और Z110। ठीक है, ये जो V1 है यहाँ पर, ये उसकी इनलेट के ऊपर उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, और Z क्या 10 मीटर यहाँ पे, हाइट सर, Z हाइट है, क्योंकि इस बुक के अंदर आप जो हाइट है H उसको Z वाले सिंबल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो Z इज अ हाइट, और आउटपुट की साइड पे P2 इज़ अ 15 किलो पास्कल। एक हाई प्रेशर से हिट की है और हिटिंग के बाद वो अपना प्रेशर और टेम्परेचर लूज कर जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से जाके टकराती है सो उसका अपना प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता है, हिटिंग के बाद लूज हो जाता है, राइट। सो अब X2 के ऊपर लिखा हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं इसके ये राज से कौन पर्दा उठाता है। X2 इज इक्वल टू 90%, पता नहीं अब ये क्या चीज़ है। यस सर। एफिशिएंसी, ये जो बताएगा उसको मैं चॉकलेट खिलाऊंगा जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी। सर उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, और अगर आप नहीं कोई बताएगा तो पूरी क्लास मुझे चॉकलेट खिलाएगी। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर ये उसकी X2 इज इक्वल टू 90% क्या है ये? एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, एफिशिएंसी वाले भाई नोट हो गए हैं। अब एंड पे लॉग करके क्वेश्चन का आंसर खोलेंगे ना, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्या पता एफिशिएंसी वालों को मिल जाए चॉकलेट। हाँ जी क्लास वालों, अब तो पैसे भी लग गए, मीठा खिलाया जाएगा। सर एफिशिएंसी लग रही है क्योंकि परसेंटेज में आ सर रही है। परसेंटेज में तो एफिशिएंसी होती है। ठीक है जनाब, ठीक है। ये जो जोर जोर से बोल रहे हैं ये 2 चॉकलेट्स खिलाएंगे, इनको एफिशिएंसी पे बहुत नाज है। वो जॉन एलिया का शेर भी है ना कोई नाज वाला, तो नाज है इनको जी, इनकी एफिशिएंसी पे। चले जी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दें। ये है क्वालिटी, एक्स क्या है जी, क्वालिटी, और उसकी क्या वैल्यू है जी, 90%, मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, टोटल मास 90%। इसमें क्या है, वेपर है। और X2 क्यों लिखा गया, 2 ही क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि ये लिविंग स्टेट के ऊपर है, स्टेट 2 के ऊपर। X किसको जाहिर कर रहा है, क्वालिटी को। सबस्क्रिप्ट में 2 किसको जाहिर कर रहा है कि ये स्टेट 2 है, और 90% इसकी क्वालिटी है। अब ये क्यों ऐसा कह रहा है, क्या हुआ है, क्या नाराज़गी हुई है? स्टीम आगे ब्लेड के ऊपर हिट करेगी। आप जब अक्सर भाप आपके अगर फेस के ऊपर हम अक्सर स्टीम लें या भाप लें तो आप पता है कि मुंह के ऊपर वाटर के ड्रॉप्स वगैरह बन जाते हैं, पानी के कतरे कतरे। जब भाप Yes, आगे sir. कहीं टकराएगी या धुंध वगैरह या सामो कोई भी, खैर कोई भी उस टाइप की चीज़ हम अज्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो जब स्टीम ने टकराना है तो स्टीम जब उस चीज़ पे आगे हिट करेगी उसका प्रेशर और टेम्परेचर लूज होगा तो वो आपको ड्रॉप्स की सेंस में नज़र आएगी।
अक्सर जिनको जुकाम वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ हो ना, तो स्टीम जब लेते हैं ना, भाप ऊपर टावर रख के लेते हैं, तो उनके मुंह के ऊपर पानी जैसे वो मुंह धोया होता उन्होंने, ठीक है। अब ये क्यों यहाँ पे ये ऐसा क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि अब वो प्योर स्टीम नहीं है, बात समझे? यस सर। प्योर स्टीम नहीं है। मैं यहाँ पे वो बनाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट ये मैंने टीवी डायग्राम बनाई, ठीक है। ये मैंने इंक्रीजिंग के सेंस में बनाया। अब आप मुझे इसको उल्टा देख के बताएं कि जब आप इसका प्रेशर और टेम्परेचर लूज करेंगे, ये नीचे को नहीं आएगा, ये इसकी सैचुरेशन की तरफ नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऊपर सुपर हीटेड की तरफ जाएगा। यस सर। चीज़ें कम करेंगे तो वापस आएगा, और कम करेंगे तो कंप्रेस की तरफ आएगा, बढ़ाएंगे तो कंप्रेस से सैचुरेशन, सैचुरेशन से सुपर हीटेड। समझ रहे हैं? तो ये जो 3 स्टेप की गेम है, ठीक है। सो एनी हाउ ये ऐसे ही होता है। और जब हम रैंकाइन साइकिल को पढ़ेंगे तो फिर उसमें देखेंगे भी इसका प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा और लूज़ किया जाएगा, क्यू आउट करवाई जाएगी, फिर आगे हम पंप यूज़ कर लेते हैं, पंप वापस इस वाटर को बॉयलर में भेज देता है। अभी तो ये मिक्सचर में है ना, तो हम कंडेंसर लगा के इसको और थोड़ा कूल डाउन करते हैं, तो ये फिर लिक्विड की फॉर्म में बन जाता है, और आगे हम पंप लगा के वापस बॉयलर में भेज देते हैं। बॉयलर स्टीम बनाता है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन से कुछ क्यू आउट करवाया, फिर पंप लगाया, फिर बॉयलर, और यूँ पूरा एक सर्कल चलता रहता है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर रैंकाइन का बना भी हुआ, उसको मैं डिटेल में आगे डिस्कस भी मैंने करना है, इसलिए मैं टरबाइन वगैरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो इन शॉर्ट जी x2 इज इक्वल टू 90%, ठीक है। सो यहाँ पर चॉकलेट जो है वो मैंने सक्सेसफुली विन कर लिया। ओके जी, अब V2 इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इस पे ये उसकी एग्जिट के ऊपर स्पीड है, ठीक है जी। V2 इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड, और Z2 जो है दैट इज़ 6 मीटर, ठीक है। क्योंकि अगर एक पॉइंट के ऊपर आके हिट कर रही है तो जब लीव करेगी तो उसमें हाइट का थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा वो वहाँ पर आ रहा होगा। सो खैर ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि उसने हमें मेंशन की और हमने इनको यूज़ कर लिया, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लिया किसके मतलब क्या बनता वगैरह वगैरह। और डब्ल्यू वोट के तौर पे हमें 5 मेगावाट मिला है, तो ठीक है जी। हम अच्छा मुझे बताएं कि इंथैल्पी का, किनेटिक का और पोटेंशियल एनर्जीज़ की ये जो चीज़ें हैं इनको हमने कंपेयर करना है पहले में, और फिर वर्क पर यूनिट मास कैलकुलेट करना, और फिर मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना। तो इनको 1 बाय 1 ज़रा हम देखते हैं। मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ। ओके जी, अब आपके सामने वो पार्ट है, उसको हम सॉल्व करने लगे, ठीक है। कि एंथैल्पीज वगैरह कोई इस तरह की चीज़ों, वैसे ही स्लाइड आपके सामने। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक कॉमन सी बात है कि अगर टरबाइन के केस में, अभी तो मुझे उसने डेटा दे दिया ना, अभी तो खुद से वो कह रहा है कि एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट करो। मैं उसको बाद में प्रूव भी करूँगा, सम वो आपको फील भी हो जाएगा। जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज है ना, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज, इनको टरबाइन के केस में हम अमूमन 0 ले लेते हैं। क्योंकि टरबाइन को अगर आप देखें तो जब उसके ऊपर लिक्विड ने आके हिट किया है, जब वो हिट कर रहा था और जब वो उस टरबाइन से लीव कर रहा था, तो हाइट में कितना को फर्क पड़ जाएगा? बहुत माइनर सा फर्क होगा ना, ठीक है। आमतौर पर तो ऐसे महसूस होगा आपको कि उधर ही पड़ी हुई है, ठीक है। चले सपोज उसके ब्लेड के किसी टॉप कॉर्नर पे हिट कर रही है और जहाँ से लीव कर रही है, हिटिंग और लीविंग, वो उस टरबाइन का जो साइज़ है या उसकी जो हाइट है उसमें कितना को फ़र्क होगा? बहुत कम सा एक फ़र्क होगा, और बहुत कम सी वैल्यू के अंदर डेल्टा पी का आंसर आएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का आंसर बहुत कम आएगा। अब काइनेटिक भी जो है, जब उस पर कोई चीज़ आके हिट करेगी और देन उसको लीव करेगी, नो डाउट कि यहाँ पर जब चीज़ ने हिट करना उसकी स्पीड कुछ और होगी, लीविंग के बाद कुछ और होगी, उनमें फ़र्क तो होगा। हाइट में तो बहुत मैंने माइनर सा कहा है ना, लेकिन स्पीड में थोड़ा रीज़नेबल फ़र्क होगा, लेकिन स्टिल इसकी वैल्यूज़ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम होंगी। इसको भी इग्नोर किया जा सकता है। अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो उसने खुद से कहा कि एंथैल्पी निकालो, काइनेटिक निकालो और पोटेंशियल एनर्जीज निकालो,
सो पोटेंशियल के ऊपर तो बहुत माइनर फर्क पड़ता है, बहुत कम होता है। किनेटिक के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी कदरे कम होता है। ठीक है, किनेटिक का फर्क ज़्यादा है, पोटेंशियल का सबसे कम है। ठीक है, सो मुझे अगर कहीं पर किनेटिक और पोटेंशियल इग्नोर करनी पड़े तो मैं कर सकता हूँ। और मैं इस तरह की बातें कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप किनेटिक और पोटेंशियल को एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के अंदर यूज़ करते हैं ना, तो वो एंथैल्पी में ऐड अप होती हैं। आपने देखा हुआ है m डॉट एच प्लस किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही होता है ना एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में, मास की वजह से m डॉट इनटू एंथैल्पी प्लस किनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, अब सपोज करें कि आपके पास एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है थाउजेंड्स के अंदर, 3000 है, 4000 है। आप किनेटिक और पोटेंशियल का आंसर निकालते हैं तो वो 1 2 3 4। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ये वैल्यू बहुत थोड़ा उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो अगर कहीं कैटेगोरिकली मेंशन नहीं है तो इनको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि जहां पर आपने इग्नोर करना है वहां पे थ्रू लॉजिक इग्नोर करना और विद रीज़न इग्नोर करना और रीज़न मेंशन करनी। बात समझ रहे हैं कि जहां पर उसने जिस चीज़ को इग्नोर किया होता है वहां पे मेंशन करता और वहां पर रीज़न भी मेंशन करनी होती। ठीक है, तब हम इग्नोर कर सकते हैं। खैर हम बात की तरफ वापस आते हैं, पार्ट ए की तरफ आते हैं ज़रा। फिर ये इस तरह की कुछ बातें चलो दोबारा कर लेंगे हम। तो पार्ट ए पे हमें कह रहा है कि एंथैल्पी की आपने चेंज या मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है और किनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। अगर ये जो स्लाइड आपके सामने है उसकी आखिरी 3 लाइनें देखें, उनमें आपको पिंक से कलर का आंसर भी नज़र आएगा। लेकिन चीज़ें फाइंड आउट क्या कर रहा है, डेल्टा एच, डेल्टा के ई और डेल्टा पी ई। यही उसने कहा ना कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा के ई और डेल्टा पी। ठीक है, सो हम देखते हैं कि H2 माइनस H1 के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, किनेटिक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, पोटेंशियल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपने H2 और H1 का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो H1 से क्या मुराद है, एंथैल्पी एट अ फर्स्ट स्टेट। H2 से क्या मुराद है, एंथैल्पी एट अ स्टेट 2। तो आप बताएं कि स्टीम टरबाइन के केस में स्टेट 1 के ऊपर सब्सटेंस किस फॉर्म में था, सुपर हीटेड में था, सैचुरेटेड में था, कंप्रेस्ड फॉर्म में था, किस फॉर्म में था? सुपर हीटेड से। पहली स्टेट के ऊपर आपके पास सुपर हीटेड में था। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टीम टरबाइन है, ब्लेड्स के ऊपर कौन सी चीज़ आके हिट की है, स्टीम। सेम यस, स्टीम। तो स्टीम क्या होता है, सुपर हीटेड वेपर होती है। ठीक है, तो अगर आपको स्टेट 1 पे एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो आप सुपर हीटेड वेपर टेबल में जाएं और वहाँ पे एंथैल्पी कैलकुलेट कर लें। लेकिन सुपर हीटेड में जाने के लिए एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। तो मुझे स्टेट 1 के ऊपर डायग्राम के ऊपर दोनों प्रॉपर्टीज़ गिवन है, प्रेशर भी गिवन और टेम्परेचर भी गिवन है। तो इस स्लाइड के टॉप पे देखें कि एट द इनलेट स्टीम इज़ इन द सुपर हीटेड वेपर स्टेट एंड द एंथैल्पी इज़, आपको P1 भी गिवन था, T1 भी गिवन था। टेबल नंबर A6 सुपर हीटेड टेबल वाटर का, और उसके ऊपर आपने एंथैल्पी निकाली 3248.4 किलो जूल पर केजी। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम? क्यों वहाँ पर चला गया हूँ और क्यों निकाली? ठीक, अब H2 की बात करते हैं, जहाँ पे आप चॉकलेट खा रहे हैं। H2 जो है वहाँ पर आपको क्वालिटी गिवन है 90%। तो उसका क्या मतलब है, वो क्वालिटी 90% से आपको क्या लग रहा है कि इसका फेज कौन सा है? सर वेपर वाला। नहीं, वेपर वाला फेज नहीं है। और जी कोई कमेंट करें, क्वालिटी 90% से आपको क्या लग रहा है? भाई अटेंडेंस अभी लगनी है, तो आज तो मैं सोच रहा हूँ कि अटेंडेंस लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है। गुड जी, कह रहे हैं जी एंथैल्पी 90% हमें बता रही है कि वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है। 90% वेपर है और 10% लिक्विड है। 90% वेपर, 10% लिक्विड। क्यों 90-10 कह रहा हूँ, क्वालिटी की वैल्यू के बेस के ऊपर। ठीक है जी, सो वेपर के करीब है तो नहीं, करीब बच्चे करीब शरीब नहीं होता। देखें, मसला ये है कि मैंने उस दिन जब क्वालिटी आपको पढ़ाई थी तब एक बात मैंने आपको कही थी कि क्वालिटी हमें एग्जैक्ट बताएगी। ठीक है, कि आप कहाँ पर लाई करें। ठीक है, तो हमने करीब वगैरह नहीं देखना होता, हम एग्जैक्ट की तरफ गामजन है। अब हमारी डेस्टिनेशन एग्जैक्ट है, करीब वाली नहीं है। जब मुझे एग्जैक्ट पता चल रहा है कि इसमें 90% वेपर है और 10% लिक्विड है, तो मैं करीब को क्यों देखूँ?
मैं एग्जैक्ट को क्यों नहीं देख रहा, ठीक है। सो 90% वेपर है और 10% लिक्विड है, सो दैट इज़ अ लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है। हाफ ठीक है, अगेन हाफ नहीं ठीक, ठीक है। सो जब एग्जैक्ट, खैर इन समरी है कि मुझे एग्जैक्ट पता है तो मैं एग्जैक्ट को ही डिस्कस करूँगा। सो जब हम मिक्सचर रीजन के अंदर होते हैं तो मिक्सचर रीजन के अंदर सैचुरेटेड टेबल के अंदर जब आप टेबल में जाते हैं तो या तो HF वाली वैल्यूज़ होती हैं या HG है या HFG है। तो आप यहाँ पर कौन सी इंथाल्पी लिखेंगे? सर HF और HFG दोनों की वैल्यू लिखेंगे। HF की लिख दूंगा तो वो सैचुरेटेड लिक्विड हो जाएगा, HG की लिख दूंगा तो सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यूज को लिख के मैंने क्या करना? लिक्विड वेपर। लिक्विड वेपर तो क्या करूं? जैसे अभी बात की कि अगर वो बिल्कुल क्वालिटी 100% होती तो फिर तो हमने ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना था, ये H2 वाला, H2 इक्वल टू HF प्लस क्वालिटी वाला। तो क्वालिटी अगर वो, अब हमें नहीं पता कि वो क्वालिटी हमें पता है और लेकिन ये नहीं पता कि हम ज़्यादा किसकी, यानी क्वालिटी हमें पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि एंथैल्पी की क्या है। तो जब हम मिक्सचर रीजन के अंदर होते हैं तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि हमें एग्जैक्ट उस पॉइंट की इंडिकेशन दे रहा होता है। ये खुद से एडजस्ट कर लेगा कि इसमें 90% वेपर है, 10% लिक्विड है, ठीक है ना। तो मैं HF लिख सकता हूँ क्योंकि वो सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट है, मैं सैचुरेटेड लिक्विड पे नहीं हूँ। ना मैं HG लिख सकता हूँ, वो सैचुरेटेड वेपर होता है, मैं सैचुरेटेड वेपर वाले पॉइंट पर भी नहीं हूँ। मैं इन बिटवीन लाए कर रहा हूँ जिसमें 90% वेपर है और 10% लिक्विड है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा जो कि वाहिद फार्मूला है जो कि मैं मिक्सचर रीजन के अंदर 3rd चैप्टर में यूज़ किया करता था। सो H2 इज इक्वल टू HF प्लस X2 HFG। और टेबल के अंदर HF भी मौजूद होता है, HFG भी होता है, HG भी होता है। तो लिहाजा मुझे यहाँ पर HF और HFG चाहिए। तो वो मैं सैचुरेटेड टेबल से जाके कैलकुलेट करूँगा, सैचुरेटेड टेबल। और स्टेट 2 के ऊपर मुझे 15 किलो पास्कल प्रेशर डायग्राम में गिवन है। तो इस प्रेशर के ऊपर सैचुरेटेड प्रेशर टेबल वाटर का मैं वहाँ से H2 जो है उसको कैलकुलेट कर लूँगा। सो H2 और H1 का जब मैं डिफरेंस लूँगा तो वो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है इंथाल्पी की, और दैट इज़ -887.39, ठीक है। क्योंकि जो स्टेट 2 है उसकी वैल्यू मेरे पास कम है और स्टेट 1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। क्योंकि स्टीम है, स्टीम की इंथाल्पी ज़्यादा होती है। अब आप मिक्सचर रीजन के अंदर हैं उसकी इंथाल्पी कम होती है, तो इसीलिए आपको वहाँ पर जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में उसका आंसर जो है वो नज़र आ रहा है। अब मैं मूव करता हूँ खैर किनेटिक और पोटेंशियल की तरफ, बड़ी बहस होगी इंथाल्पी पे। सो किनेटिक का आपको फॉर्मूला पता है कि ½ mv², लेकिन यहाँ पर स्मॉल लोअर केस में डेटा के अंदर H और K और P लिखा हुआ था, लोअर केस के अंदर डेटा में पार्ट A में लिखा हुआ था। तो इसी वजह से मैथ्स गायब है यहाँ से। वैसे फॉर्मूला होता है ½ mv², पर यूनिट में ऐसा ही है। हाँ जी, जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो दैट इज़ हाफ इंटू वेलोसिटी का स्केयर होता है। सो अब आप डिफरेंस ले लें यहाँ पे 1/2 v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर। तो ये काइनेटिक का होगा हमारे पास। अब हमें डेटा के अंदर ही इस 2 की स्पीड भी पता है और 1 की स्पीड भी पता है, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, डेल्टा पी। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है mgh या mgz। तो अगेन यहाँ पर स्पेसिफिक में है, यहाँ पे पर यूनिट मैथ्स में है, डेटा के अंदर पार्ट ए के अंदर लोअर केस में उसने मेंशन किए हुए थे सारे। तो लिहाजा मैथ्स से जब डिवाइड करेंगे मैथ्स निगलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ बना gz, ठीक है, या gh, ग्रेविटी और हाइट। सो डिफरेंस ले लें क्योंकि आप चेंज को मेजर कर रहे हैं। z2 भी आपको गिवन है, z1 भी आपको गिवन है। अब आप इनके आंसर्स के ऊपर गौर करें। पोटेंशियल एनर्जी का तो बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर आ रहा है 0.04, ठीक है, जो कि मैं बहुत लंबी उस पर तमीद बांधी कि हम पोटेंशियल और किनेटिक को 0 भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। पोटेंशियल का तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन चूँकि स्पीड का यहाँ पर ताल्लुक होता है, एक स्पेसिफिक स्पीड पे आके चीज़ हिट करती है और एक स्पेसिफिक स्पीड पे आके लीव करती है, तो उसका थोड़ा बहुत फ़र्क जो होता है वो पोटेंशियल की निस्बत ज़रा ज़्यादा वाज़ेह होता है। तो उसका आंसर अगर आप देखें तो वो आपके पास 14.95, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15, ठीक है।
और जो इंथाल्पी है वो आपके पास 887 आई। तो ये खैर उसने कहा था कि सारी चीज़ें कैलकुलेट करें, हमने कैलकुलेट उसको कर दी हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ठीक है जी। पिछले पार्ट में तो कोई इशू नहीं है ना, वेरी क्विक वे इफ देयर इज एनी इशू, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नो क्या हो सर। गया? क्लियर है सर। ओके जी। पार्ट बी के अंदर हमें कह रहा था वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। तो पार्ट बी का आप आंसर देखें, ये जो पिंक से कलर में आपके पास लिखा हुआ है 872.48 किलो जूल पर केजी, समझ रहे हैं? यूनिट्स बता रहे हैं कि ये किलो जूल पर केजी, जिसको मैं उस वक्त स्पेसिफिक आपको कह रहा था। और इसके सिंबल के ऊपर गौर करें, ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ उसके ऊपर, W आउट स्मॉल में लिखा हुआ, समझ रहे? ये W कैप्स में नहीं लिखा हुआ, ये किलो जूल के अंदर नहीं है, ये किस में, किलो जूल पर केजी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो वर्क आपने कैलकुलेट करना है, उस वर्क का हमारे पास कोई ऐसा उस तरह से कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या F = kx या कोई शार्प वर्क से रिलेटेड, या उस सेंस में हमारे पास कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हम यूज़ करके और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस कर सकें। लेकिन लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द एनर्जी बैलेंस, देखते हैं कि वो हमारी क्या हेल्प कर सकती है। और एनर्जी बैलेंस इक्वेशन वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, इसको क्विक वे में देख लेते हैं। E in डॉट E out डॉट डेल्टा E के बराबर है स्टेडी फ्लो जो है वो प्रोसेस है, स्टेडी फ्लो डिवाइसेस हैं, चेंज 0 है, इन आउट के बराबर है। अब चीज़ों को नैरो डाउन करते हैं। आप देखें कि आपको इन और आउट के सेंस में हीट नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक है, उसने लिखा हुआ सिंस Q डॉट इज इक्वल टू 0, हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो एडियाबैटिक में वो 0 होती है, ठीक है जी। सो हीट आपने ट्रांसफ़र 0 कर दी। अब देखें कि इनपुट साइड पे वर्क भी नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर देखें, 3rd इक्वेशन इस स्लाइड की नज़र आ रही ना आपको, स्लाइड Yes, सामने। यस सर। तो यहाँ पे sir. देखा W इन नहीं है, ऐसी यस सर। W इन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि टरबाइन वर्क इनपुट डिवाइस नहीं है, टरबाइन वर्क आउटपुट डिवाइस, टरबाइन हमें यस वर्क आउट के तौर पे दे रही थी। तो इसलिए देखें कि आउट वाली तरफ W आउट डॉट लिखा हो, ठीक है, जिस W आउट डॉट। सो अब देख लेते हैं मैथ्स की वजह से जो होता है वो आपको पता है कि M डॉट H और कैनेटिक और पोटेंशियल का सिनेरियो होता है। इसी तरह आउट वाली सेंस में भी M डॉट H2 और V2/2 और Gz2। आप देखिए दोनों साइड पे मैथ्स जो इन और आउट है उसके साथ ये सबस्क्रिप्ट मेंशन क्यों नहीं है कि M1 डॉट या M2 डॉट या M इन डॉट या M आउट डॉट, ऐसा भी है ना, ये मेंशन होना नहीं चाहिए था। ये अगर नहीं है तो क्या वजह हो सकती है? सर दोबारा बताइएगा कि मैथ्स के साथ सबस्क्रिप्ट क्यों नहीं है इन और आउट का? M1 या M2 या M इन M आउट क्यों नहीं इस तरह? खैर जो हाँ उनके साथ जो बाकी चीजें हैं वो उनमें पता चल रहा है ना, H1 B1 C1। नहीं ये बात नहीं। खैर सो स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, मास फ्लो रेट जो है वो चेंज इन मास फ्लो रेट 0 है, जो इन है वही आउट है, इन भी वही है आउट भी वही है, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए इन और आउट को अलग-अलग से बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया गया, जो इन हो रहा है वही आउट हो रहा है, ठीक है, मास फ्लो रेट, ठीक है। सो इसलिए सिंपल उसको जो है वो M डॉट ही दोनों तरफ लिखा हुआ है। वैल्यू जो बराबर है तो फिर सबस्क्रिप्ट दिखा के अलग-अलग डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंथाल्पी 1 और इंथाल्पी 2 जो है उनमें उनकी वैल्यू कुछ डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर स्टीम थी और स्टेट 2 के ऊपर वो बन गई है जो है वो मिक्सचर रीजन बन गया, और इंथाल्पीज़ की वैल्यू का भी आपने फ़र्क भी देखा, 800 का डिफरेंस था। तो खैर मैथ्स दोनों साइड्स पे सेम फ्लो कर रहा है तो इसलिए सबस्क्रिप्ट खैर उसने लिखा। खैर दैट इज़ माय ऑब्जर्वेशन, जो कि मैं देख के आइडियाज़ लगाता रहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। खैर सो एनीहाउ न्यूमेरिकल में तो कहीं नहीं खैर ये मेंशन के इसको एनालाइज करें, लेकिन खैर सो अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया कि मुझे W आउट डॉट नहीं चाहिए, मुझे W जो है वो एक तो स्मॉल में चाहिए, ऊपर उसके डॉट भी नहीं चाहिए, और एक पर यूनिट मास चाहिए। तो मैं पूरी इक्वेशन को M डॉट से डिवाइड कर देता हूँ, ये दोनों M डॉट ख़त्म हो जाएंगे और जो W डॉट है कैप्स वाला
वो मेरे पास स्मॉल में W बन जाएगा। ये अगेन जो हीट पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हम कैसे चीज़ों को स्मॉल लोअर और किस तरह से करते हैं, उसको m डॉट को पूरी इक्वेशन से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला जो W मेरे पास वो लोअर केस में आ जाएगा और बाकी सारों से m डॉट जो वो ख़त्म हो चुका है। बाकी इन बिटवीन जो चीज़ें बची हैं वो इंथाल्पीज़ के डिफरेंस हैं, किनेटिक के डिफरेंस हैं, पोटेंशियल्स के डिफरेंस हैं। तो उसको मज़ीद मैंने थोड़ा सेट किया तो मेरे पास वो माइनस डेल्टा एच के और पी बन रहा है। सो डेल्टा एच के और पी तीनों की चेंजेस की वैल्यू मैं पार्ट 1 में कैलकुलेट कर चुका हूँ। सो उनको जब मैं कैलकुलेट करूँगा सो मेरे पास आ रहा है 872.48 किलो जूल पर केजी। इसमें किसी को कोई इतराज़ वगैरह? नो सर। नो सर। अब थर्ड में हमें उसने कहा हुआ था मैस फ्लो रेट, द रिक्वायर्ड मैस फ्लो रेट, तो वो बड़ा आसान काम है। m डॉट इज इक्वल टू w डॉट ओवर w। ये अगेन उधर से आया जैसे मैंने आपको q डॉट बड़े वाले का फॉर्मूला बताया पिछली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। सो m डॉट इज इक्वल टू w डॉट ओवर w, ठीक है। मैस फ्लो रेट है और ऊपर वाली पावर है, w डॉट का मतलब है पावर और नीचे वाली w स्मॉल का मतलब है कि आप स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें किलो जूल पर केजी में। तो W आउट डॉट जो कैप्स वाला है वो आपको 5 मेगावाट बताया हुआ है टरबाइन का, 5 मेगावाट, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपने किस फॉर्म में लिख दिया 5000 किलो जूल्स पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड वाट का यूनिट होता है, 5000 किलो का मतलब 5 मेगा ही है, ठीक है। तो ये वही वैल्यू 5 मेगा, ठीक है। सो W आउट को आपने लिख दिया, ये जो भी पार्ट बी में आंसर आया था 872.48 किलो जूल पर केजी इज इक्वल टू 5.73 किलो जूल पर सेकंड, ये उसका मास फ्लो रेट आ रहा है, ठीक है जी। सो ये अब यहाँ पर एक और भी मुझे चीज़ जो ज़रूरत महसूस हो रही है आपको कहने की कि आप प्रैक्टिस करें। आपको नॉर्मल चीज़ का और स्पेसिफिक चीज़ का फ़र्क फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जितना क्विकली यहाँ पे मैथ से डिवाइड, मैथ से मल्टीप्लाई, मैथ से यू, मैथ से वो, उतने कॉन्सेप्ट्स मुझे अच्छे फील नहीं हो रहे, ठीक है। सो जो नॉर्मल एनर्जी है और स्पेसिफिक एनर्जी उसका क्या फॉर्मूला है, या नॉर्मल में पावर और उसको स्पेसिफिक में लेके जाना, इन चीज़ों पे भी थोड़ा नज़रसानी करें, यहाँ पे भी कमज़ोरियाँ हैं काफ़ी, ठीक है। तो बहुत बात बेसिक है लेकिन मैं पहले चैप्टर से बताने लगा हूँ, अब हर जगह पे आके एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। 5वां चैप्टर अब साफ ज़ाहिर हो चुका है। सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं? नोज़ल, डिफ्यूज़र, टर्बाइन और कंप्रेसर। तो इन 4 डिवाइसेस के ऊपर जो एंड प्रॉब्लम्स हैं वो हमने करनी है, ठीक है। नोज़ल, डिफ्यूज़र और टर्बाइन और कंप्रेसर 4 चीज़ें। नोज़ल डिफ्यूज़र का तो मैं LMS में मेंशन कर चुका हूँ, आज हमने टर्बाइन और कंप्रेसर भी कर लिया। अब इसका क्विज़ जो है वो थर्सडे को देना है या कमिंग ट्यूसडे को देना है? वो कमिंग ट्यूसडे कर ले। कमिंग ट्यूसडे, ठीक है जी। 19 तारीख बनती है उस दिन, कौन सी तारीख बनती है जी? 19 तारीख, 19 तारीख, ठीक है जी। सो 19 को जो है वो आप लोगों ने क्विज़ देना है और फिर उसके बाद एक और मैंने क्विज़ लेना है। वो क्विज़ मैं कंडक्ट करूँगा 28 तारीख को साइकिल्स के ऊपर, ठीक है। अगले साइकिल्स वो जो बेबी साइकिल नीला गुंबद से मिलते हैं, नीला गुंबद नारकली जाए ना तो वहाँ पे साइकिल्स की दुकानें, माउंटेन बाइक और इस तरह की, ठीक है। सर मेरा मतलब ये कि वो पढ़ने हैं अभी क्या हमने? नहीं पढ़ने हैं साफ ज़ाहिर, और आप क्या जियो न्यूज़ पे साइकिल सुनेंगे और मुझे क्विज देंगे, पढ़ाऊंगा तो क्विज लूंगा। यस सर। ठीक है। अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नहीं पढ़ाई और वैसे ही जी जनरल नॉलेज की बेस पे कोई असेसमेंट ली है, कोई नहीं ली। सो खैर अगले जी पेपर की क्या डेट है? पेपर तो फरवरी के जो पहले 2 वीक्स हैं उसकी वो कंट्रोलर और डिपार्टमेंट की वो म्यूचुअल कंसिडरेशन से डेट शीट फाइनलाइज होगी साहब। ज़रा वो फिर पूरी यूनिवर्सिटी वाइड वो होता है क्लासरूम्स की उसकी सेपरेशन और एलोकेशन और वो एक लंबा प्रोसेस है। तो उसको डिपार्टमेंट और कंट्रोलर डील करेगा। तो वो फरवरी के पहले 2 हफ्तों के अंदर आपके पेपर होने हैं जो टेंटेटिव प्लान आया हो, ठीक है। फरवरी वाले महीने के पहले 2 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है जी। और ये सेमेस्टर का भी जो टेंटेटिव प्लान है वो जनवरी के एंड तक ये चलेगा, जो भी एक रफ सा प्लान है, ठीक है। सो जो भी प्लान होता है वो यूनिवर्सिटी साहब ज़रा ईमेल के ऊपर कम्युनिकेट करती है। तो ये सारी वो क्या सराइयाँ जो कि हम कर रहे हैं। सो खैर जी जब अगले ट्यूसडे को यानी कि 1 वीक के बाद आपका क्विज़ है 19 तारीख को, ठीक है।
चैप्टर नंबर 4 और 5 के ऊपर। तो अभी आज की क्लास के फ़ौरन बाद मैं ये जो टॉपिक्स वगैरह इनको थोड़ा मज़ीद थोड़ा फ्रेश करके, वैसे तो आपको बता दिए, तो इसका मैं एक नोटिफिकेशन सा बना के जनरेट कर दूंगा। ठीक है, यस सर, फोर्थ चैप्टर का भी कर दीजिए। वो भी इंशाल्लाह। उसकी पहली 10 हैं और इसमें 4 टॉपिक। ठीक है, वो बना लूँगा मैं, खैर नहीं हो। सर एक और चीज़ पूछती, जो कोई लेट बल्कि अटेंडेंस किसी की भी नहीं हुई तो अटेंडेंस लगा लेते हैं। चीज़ें पूछ लेना, चीज़ें तो जितनी मर्जी आप पूछते रहे, मुझे अटेंडेंस लगा लेने। चलें जी, सर मियां अटेंडेंस मोहम्मद उमैर 1 मिनट था किसी की भी मीटिंग नहीं में। लगी। ठीक है, वो यस देख लो। जो आप इस तरह के बताएंगे उसको मैं लगा के वेरीफाई कर लूँगा बाद में। ठीक है, अब्दुल रहीम रऊफ। यस सर प्रेजेंट। ठीक है, अब्दुल सुबहान। यस सर। अच्छा जी, और अली हसन। यस सर। अली हसन किधर है, बोलें ज़रा। यस सर प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। अमीर हमजा। नहीं है अमीर हमजा। आसिफ रहमान। सबसे शुरू में आसिफ नहीं किया था ज्वाइन, अभी चले खैर। सो ठीक है जी। दानियाल अली। दानियाल भी नहीं है। इत्शाम। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। फिरोज। हमील। हमील जफर नहीं है। ठीक है जी। हुमैर अनवर। प्रेजेंट सर। अच्छा जी। मियां मोहम्मद उमैर का कह रहे हैं ज्वाइन किया था निकल के। जी सर, इसका नेट इशू ठीक हो है, गया सर। ठीक है, ठीक है जी। मोहम्मद आसिफ मजीद। प्रेजेंट सर। ठीक है। जुनेद असलम। प्रेजेंट सर। ठीक, ठीक है। मोहम्मद तैयब। प्रेजेंट सर। ठीक है, ठीक। आकिब जहूर। प्रेजेंट सर। ठीक है। असद अशरफ। प्रेजेंट। ठीक है जी। बिलाल बाबर। बिलाल बाबर नहीं है। बिलाल जुनैर। प्रेजेंट। ठीक है जी। और ठीक है जी। मोइज सईद। मोइज भी नहीं है। रिहान ताहिर। रिहान भी नहीं है। मोइज, ठीक है, मोइज है जी। ओके, रिहान नहीं बोल रहा कहीं। ओके जी। मोहम्मद उस्मान। यस सर प्रेजेंट। ठीक है जी। मुकर्रब। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मुकर्रब। उमर। यस सर। रजा फैज। यस सर। उसामा अफजल। यस सर। उसामा अफजल, ठीक। वलीद मुख्तियार। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। जैद इश्तियाक। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। चलें जी, जो जो मीटिंग लीव करना चाहता है लीव कर सकता है, और अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। मीटिंग आप लीव कर सकते हैं जिसने भी करनी है। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर। जी, अल्लाह हाफिज़। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि वो आपके पास वो टेबल्स जितने भी हम यूज़ करते हैं उनकी कोई पीडीएफ फाइल वगैरह बनती है, अगर वो हम प्रिंट वगैरह करवा दें? वो आप जो बुक के पेजेस हैं जो प्रिंट करता होता है उसको, यानी कि प्रिंटिंग के अंदर टाइप्स होती हैं कि आपने करंट पेज प्रिंट करवाना है, सारे करने हैं, या फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज। ठीक है, तो कस्टम प्रिंट के अंदर आप पेजेस नंबर दे देते हैं, तो जो दुकान वाला होता है जिससे आपने निकलवाने होते हैं उसे, यानी कि ये जो मैं 3 बातें की बड़ी अच्छी पता होती, तो वो आप देख लें कि कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक आपके पास ये जो टेबल्स हैं A17 तक जो जा रहे हैं, तो फ्रॉम द टेबल A1 टिल A17 उतने नंबर ऑफ पेजेस का एक प्रिंट तैयार करवा लिया जाता है। ठीक है, यस सर। और दूसरा ठीक सर है। थोड़ा तो सा पैटर्न का बता दें, वो थ्योरी और न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन का
आपने कहा था ना नेक्स्ट पेपर आएगा तो 30-70 की नॉर्मल रेशियो होती है। यस सर 70% न्यूमेरिकल 30% थ्योरेटिकल, यस सर ओके एक नॉर्मल ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक। यस सर और उसमें ये है कि हर एंड से ही पढ़ाता हूँ मैं, डायग्राम भी डिस्कस करता हूँ, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, तो पेपर कोई जिस तरह का मर्जी बना ले, लेकिन अमूमन हम इस तरह की कम्बिनेशन रखते हैं, ठीक है। लिहाजा उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि ये इस तरह से क्यों आ गया। तो हमेशा से आपने देखा है कि स्लाइड के ऊपर ग्राफ हो, डायग्राम हो, डेटा हो, न्यूमेरिकल हो, जो कुछ भी हो, कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़ते, ठीक है। यस सर हाँ, तो लिहाजा अधूरी कोई चीज़ नहीं करवाई, तो इस तरह से कुछ भी फिर पूछा जा सकता है, लेकिन अमूमन न्यूमेरिकल का ज़्यादा पोर्शन होगा, थ्योरी का कम होगा। 30-70 नॉर्मली कम्बिनेशन रखा जाता है, लेकिन दैट कुड वेरी कर सकता है, क्वाड्रेंट फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ओके सर यस अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक क्वेश्चन था, वो असाइनमेंट के से रिलेटेड था। जी 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 वो सर टॉपिक था डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी सॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सर प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या हुआ। असल में मैंने इन्वायरमेंट का तो खैर क्लियर है, इसका मैंने कहा था कि आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो जहाँ पर जो कन्फ्यूजन है ना वो ईमेल के ऊपर मुझे बता दें। मिसाल के तौर पे कि आपने ये पढ़ा ना, तो आपको उसके पढ़ने से यूँ महसूस हो रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ पे बंदा लट से कंफ्यूज हो सकता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप मुझे ईमेल पे लिख दें, वहाँ पे मैं आपको एंडोर्समेंट दे दूंगा क्योंकि जी ये नहीं है तो ये है, या ये है तो ये है, ठीक है। वहाँ पे मुझे थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा क्योंकि इसने ये पढ़ा और इसको ये महसूस हो रहा है और यहाँ पे इसको ये कन्फ्यूजन है, बात समझ रहे? यानी कि जब कोई हाँ जी, मिसाल के तौर पे मैं किसी को कहता ना कि गुजरांवाला किधर है, एक बंदा कहता है लाहौर के करीब है, दूसरा कहता है नहीं जी वो सिंध के करीब है, तो वो थोड़ा उसको फिर पता लगा था क्योंकि इसने ये को थोड़ी वर्किंग की है और ये इसकी को ऑप्शन मिलती जुलती बन रही है। यस सर ठीक है, क्योंकि वो एक ओपन बुक था तो इसलिए वो सब के ऊपर छोड़ा था कि उसको खुद से देखें। तो इन एनी केस जहाँ पर आपने पढ़ा है, जो जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं उसको एक शॉर्ट से फॉर्म में बता दें और मैं उसकी कोई ना कोई समरी आपको सोल्यूशन के तौर पे यानी कि सस्टेनेबल वर्ड के ऊपर जो है ना वो बता दूंगा, ठीक है। सही है सर, ठीक थैंक यू, ठीक ओके जी, अल्लाह हाफिज़ सर।